नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इजराइल हमास युद्ध को कल यानी 7 अक्टूबर को एक साल पूरा हो जाएगा। पिछले साल इसी दिन यानी 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था और इस हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे। इसके बाद से इजराइल ने भी बदला लेने की ठान ली और वो कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हमास अटैक की बरसी से ठीक पहले आज इजराइल में फिर आतंकी हमला हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई। बाद में इजरायली सेना ने भी हमलावर को ढेर कर दिया। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के चीफ हानिया और नसरल्लाह को खत्म कर चुका है। हमास और हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को तबाह कर चुका है। लेकिन इजराइल के हमले में गाजा में लगभग 42,000 लोगों की मौत हो गई। 60,000 इजरायली भी अपने देश में शरणार्थी हो गए हैं। कल इजराइल के लिए ब्लैक डे है। दक्षिणी लेबनान के बाद उत्तरी लेबनान में वो हिजबुल्लाह को चुन चुन कर मार कर रहा है, लेकिन पलटवार के जरिए और पलटवार के लिए मशहूर इजराइल कल क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नेतन्याहू ने पिछले साल 7 अक्टूबर को 3 प्रण लिए थे: आतंक का खात्मा, बंधकों की रिहाई और इजरायलियों की सुरक्षा। तो इजराइल पर बड़ा हमला हुआ था 7 अक्टूबर को। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था, क्यों ये इजराइल के लिए ब्लैक डे है, क्यों इसे इजराइल पर सबसे बड़ा हमला कहा जाता है। तो हमास का इजराइल पर हमला, हमास ने हमला किया था इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को। 1200 इजरायली मारे गए थे, 250 लोग बंधक बनाए गए और अभी भी 97 लोग बंधक में हैं। बंधकों में 33 की मौत हो चुकी है, ये आईडीएफ ने दावा किया, इजरायली डिफेंस फोर्स ने। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया और उसके बाद इजराइल ने पलटवार करना शुरू कर दिया, जो अभी भी जारी है। कर्नल जेएस सोढ़ी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। कर्नल साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। सबसे पहला सवाल, 7 अक्टूबर 2023 और 7 अक्टूबर 2024, ये एक साल इजराइल ने जो पलटवार करना शुरू किया था, आज भी वो पलटवार जारी है। गाजा पर पलटवार हुआ, हमास को तबाह किया, हमास चीफ को मारा गया। हिजबुल्लाह पर हमला, हिजबुल्लाह चीफ को मारा, हिजबुल्लाह के तमाम कमांडर्स को मारे। बेरूत पर अभी भी हमला लगातार जारी है। इस बीच ईरान के हमले ने कहीं न कहीं इस पूरी जंग की तस्वीर बदल दी है। आपको लगता है कि कल वो दिन है, कल वो तारीख है जब इजराइल ईरान पर पलटवार करेगा? जय हिंद सुमित जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। कल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कल हमास का इजराइल पे हमला जो 7 अक्टूबर पिछले साल हुआ था, उसका एक साल पूरा हो जाएगा। और इस एक साल में मिडल ईस्ट में बहुत कुछ बदल चुका है। हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल ने जमीनी हमला कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच में 2 बारी मिसाइलें एक्सचेंज हो चुकी हैं और इजराइल ने अब उसका जवाबी हमला देना है। और अभी अभी खबर आई है कि ईरान ने कल सुबह 6 बजे तक अपने पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया है। तो ये एक साल में जो मिडल ईस्ट में पूरा परिवर्तन आया है, ये पूरा एक क्षेत्रीय जंग की तरफ बढ़ रहा है, ये जो माहौल हो रखा है। और मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा सुमित जी। पिछले साल जब से ये जंग शुरू हुई इजराइल और हमास के बीच में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कई बार बोल चुके हैं कि जितना लंबा ये युद्ध इजराइल खींचेगा, उतनी दिक्कत इजराइल के लिए होगी। जितना इजराइल इस युद्ध को लंबा खींच रहा है, इस युद्ध को और बढ़ा रहा है, कई देशों के साथ ये एक समय पे लड़ रहा है, इजराइल अपने आप को एक खाई की तरफ धकेल रहा है। क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है 1973 की योम किपुर युद्ध से और अभी तक। 1973 में इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर जीत गया था, क्योंकि तब ये अरब देश सैनिक और आर्थिक तरीके से कमजोर थे। लेकिन अब ये अरब देश आर्थिक और सैनिक तरीके से मजबूत तो है ही हैं, इन्हें चीन का पूरा समर्थन है। तो इजराइल को अमेरिकी राष्ट्रपति की बात माननी चाहिए और इस युद्ध को और बढ़ाना नहीं चाहिए और जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। और मिडल ईस्ट में शांति तभी आएगी जब 2 स्टेट सोल्यूशन होगा, अन्यथा वहां पे खून की नदियां बहती रहेंगी, कत्लेआम होता रहेगा। जी, ठीक है। सवाल लेकिन ईरान को लेकर भी है ना, ईरान क्या करेगा, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन इस बीच दक्षिणी इजराइल के
बीर शबा सेंट्रल बस स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ जिसमें एक की मौत हो गई। अब आतंकी हमला इजराइल पर होता है तो इजराइल पलटवार करने के बारे में कहता है। इस हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। इजराइल पुलिस ने इसे आतंकी घटना करार दिया है। मेडिकल सेंटर में 10 लोगों को भर्ती कराया गया है, जिनमें एक की हालत गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक हमला करने वाला आतंकी बेदुइन समुदाय का इजरायली नागरिक था। हमलावर को मार दिया गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब एक दिन बाद 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हुए सबसे बड़े हमले की बरसी है। बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर इसी तारीख को हमला बोला था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। इसके अलावा हमास के आतंकी करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया था, जो अब तक जारी है। इजरायली अभियान में गाजा में करीब 42,000 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं अभी भी 97 बंधक हमास के कब्जे में हैं। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी। सुधाकर जी, आप कल की तारीख बहुत अहम है इस लिहाज से क्योंकि बरसी तो है ही, लेकिन वो जो अभी 5 दिन हो गए हमला किए हुए, ईरान ने जो मिसाइल दागे और उसके बाद जो बेंजामिन नेतन्याहू सामने आते हैं और कहते हैं कि हम ज़रूर रिटेलिएट करेंगे, लेकिन वो तारीख होगी हमारी, हम चुनेंगे वो तारीख, हम समय वो चुनेंगे। क्या वो तारीख, वो क्या वो समय कल है? कल बड़ा हमला इजराइल कर सकता है। सुमित जी, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपने मुझे इनवाइट किया बैक टू बैक आपके साथ और न्यूज़ एक्स के साथ शो में। आपके सवाल के जवाब में मैं 2-3 चीज़ों को थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहता हूँ। हमारा ध्यान यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली का स्पीच था, नेतन्याहू साहब के स्पीच में उन्होंने 2 मैप दिखाए थे जी। वो 2 मैप, एक मैप था मैप ऑफ कर्स, मैप ऑफ ब्लेसिंग्स। तो मैप ऑफ कर्स का 4 देशों को जोड़ के उन्होंने काला रंग पेंट किया था। वो था ईरान, इराक, सीरिया और यमन। ये काला रंग से पेंट हुए थे। और मैप ऑफ ब्लेसिंग्स वो इंडिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और सूडान, ये 4 देशों को करके एक आर्क बना था। हिंदुस्तान से वो आर्क ये पर्शियन गल्फ के बीच में से मेडिटेरियन की तरफ जा रहा था। वहीं पे उन्होंने ये कहा था, बहुत अच्छा एक बयान दिए थे कि क्या मैं हुबहू उनकी भाषा में नहीं कह सकता हूं, लेकिन स्पिरिट ऑफ द कन्वर्सेशन जो उन्होंने आर्टिकुलेट किया था कि क्या आज 21st सेंचुरी में विश्व में टेररिज्म के लिए कोई स्थान है? अगर स्थान नहीं है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखे जा रहे हैं। एक, टेररिज्म के जरिए से 21st सेंचुरी, जहां पे हमारा लक्ष्य ये था, मुद्दा था कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की तरह हम प्रगति करेंगे, वहीं पे हमें रिग्रेसिव रोड मैप पे पीछे लिया जा रहा है। दूसरे तरफ मैं आपको ये जो ग्रीन कंट्री, जो कर्स मैप ऑफ ब्लेसिंग्स दिखा रहा हूं, ये 4 देशों के जरिए से आईमेक जैसा एक कॉरिडोर बनाने का हम रास्ता बना रहे हैं। इसमें प्रगति की एक दिशा में वो ले जाने का एक बहुत ही एक गोल्डन माइलस्टोन है। किस तरफ जाना चाहेंगे? अगर आप सहमत हैं, आइए हम सब कदम मिला के आगे की तरफ बढ़ें, ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ें। तो उसी समय उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आज इजराइल की तरफ से 2 दुश्मनों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। नंबर 1 टेररिज्म और दूसरा है ईरान विथ न्यूक्लियर एसिड्स। तो टेररिज्म के खिलाफ आपके सवाल का जवाब देते हुए, आज है, मैं जानता हूं 6 अक्टूबर, कल 7 अक्टूबर 1 साल होने जा रहा है। सुबह 6:30 से लेके 6:55 2023 7 अक्टूबर को हमें सबको मालूम है क्या हुआ था। कुछ भी हो सकता है, ये एक ब्लैक स्वान इवेंट और एक किस्म की हो सकता है। ये जो इंसर्जेंसी की आप जो नैरेटिव आप बता रहे हैं दक्षिण इजराइल की तरफ, ये रूप और रंग अलग किस्म के लेके आ सकता है। हो सकता है कि अनोखा किस्म का और कुछ हो सकता है इजराइल की तरफ से। लेकिन आज के दिन में ये मैं सही समझता हूं कहना कि जब 7 अक्टूबर 2023 से जब उन्होंने स्टैंड ऑफ हथियार को यूज करते थे, उनका एक्सटेंडेड रेंज 3 से 6 किलोमीटर अक्रॉस द बॉर्डर दुश्मन के एरिया के अंदर होता था। आज के दिन में 17 और 18 अक्टूबर के बाद, वो पेजर अटैक और जो आईकॉम अटैक के बाद अभी जो रेंजेस यूज कर रहे हैं, ये 27-28 किलोमीटर दुश्मन के अंदर डीप ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाके अक्रॉस द बॉर्डर अटैक किया जा रहा है। मीनिंग ये है कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है ये आसपास बॉर्डर के साथ नहीं है, काफी गहरा है। क्यों ये करना चाह रहे हैं? इजराइल का एक कॉन्सेप्ट है कि माउ द ग्रास हिंदी में अनुवाद अगर करेंगे कि घास की कटाई करते हैं।
टेररिज्म के खिलाफ का लड़ाई, टाइम टू टाइम घास को कटाई करते रहिए और उसको मेंटेन नहीं, करते लेकिन रहिए। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई आपको नहीं लगता है कि एक ऐसी लड़ाई में तब्दील होती नजर आ रही है जो दो देशों के बीच अब सीधी जंग है, ईरान वर्सेज इजराइल। ईरान अब तक प्रॉक्सी वॉर कर रहा था हिजबुल्लाह या फिर हूती के जरिए, हमास के जरिए। अब ईरान डायरेक्ट फाइट में उतर गया है, उसने डायरेक्ट अटैक करके ये बता दिया कि अब हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इजराइल तो पलटवार करेगा, ये तो तय है। और वो पलटवार किस तरह से होगा? क्या वो ऑयल डिपो पर अटैक होगा या न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक होगा? बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया सवाल आप पूछ रहे हैं। अगेन मैं यही आपके सवाल को मद्देनजर रख के जो जवाब, चंद एक पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। हम 21st सेंचुरी में है। नंबर 2, ईरान और इजराइल के बीच में ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी नहीं है। जब एक दूसरे दुश्मन होते हैं, जब बदला लेने का प्लान किया जाता है, ऑफेंसिव एंड काउंटर ऑफेंसिव, आमतौर पे कोई भी लड़ाई का आप कोई इतिहास अगर पढ़ते हैं, आप देखेंगे ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी रहता है। ये दोनों देश के बीच में 1800 से 2100 किलोमीटर का गैप है। जब इस तरफ का एक डिस्टेंस गैप होता है, आप हाइपोसोनिक मिसाइल या कोई भी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होता है ईरान की लैंड से, जमीन से, ये डिस्टेंस को पार करने के लिए आप 5.1 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 5 मैक से ज्यादा स्पीड पे अगर मिसाइल जाएगी, फिर भी इसको 15 से 20 मिनट टाइम लगता है। 15 से 20 मिनट में 4 लेयर का जो एयर डिफेंस उसका मैकेनिज्म है, आयरन डोम समेत, ये कहीं ना कहीं इसको न्यूट्रलाइज करने का काबिलियत उनके पास रहता है। तो उस हालत में जी। ये स्टैंड ऑफ अटैक, चाहे हवाई जहाज का हो या मिसाइलों का हो, ये ऐसा एक बुनियादी फंडामेंटल कन्वेंशनल हमला के बराबर नहीं है। इसको हमें समझना जरूरी है। चाहे वो कुछ भी कह रहे, हो सकता है कि उनके एयरफोर्स, मान लीजिए इतना डिस्टेंस पे F-15 F-16 हवाई जहाज आता है, उसका एयर में रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी होना जरूरी है। आज के दिन में मेरे नॉलेज, आई मे बी रॉन्ग, मेरे जो रिसर्च है उसमें ये कह रहा है कि उनका एयर रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो हवाई जहाज को आके जब अटैक करते हैं, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट ईरान। तो फिर भी आपके सवाल को मैं जवाब देने के लिए मैं चंद चीजों को हाईलाइट करना चाहता हूं। नंबर 1 टारगेट और ईरान में ये देखेंगे मेरे विचार के मुताबिक ठीक कि है। लीडरशिप, टॉप लीडरशिप